इसी में पार्ट है कांग्रेस सोशलिज्म पार्टी। ये पार्टी बनाई गई और ये कांग्रेस के अंदर ही थी। देखो ये लोग थोड़ा डिफरेंस में थोड़ा अलग थे, लेकिन इन्हें लगा कि अगर हम अलग पार्टी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग कांग्रेस के अंडर ही एक सोशलिज्म पार्टी बनाए। और इनका फाउंडेशन जो स्टोन रखा गया वो इसी बेस पे रखा गया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के अंडर ही ऐसे थॉट को इम्प्लीमेंट किया जाए जो सोशलिज्म की बात करते हैं। इस थिंकिंग के साथ कुछ लोग साथ में आए और 1934 में कांग्रेस के अंडर ही एक सोशलिज्म पार्टी बनी। कांग्रेस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थॉट के लोग लीडर शामिल थे। जैसे हमने देखा लिबरलिज्म वाले भी शामिल थे, एक्सट्रीमिज्म वाले भी शामिल थे, गांधीज्म वाले भी शामिल थे और साथ में सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग भी हमने देखे। ऐसे ही एक और पॉइंट ऑफ व्यू जिनका था वो थे सोशलिज्म वाले। इनका मकसद यही है कि कैसे सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए, लेकिन कांग्रेस के अंडर रह के, जिससे कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो वीक ना हो, स्ट्रांग बना रहे। तो 1934 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसे एस्टेब्लिश करने में कुछ फेमस पर्सनालिटी, नरेंद्र देव ये एक पर्सन थे जो सोशलिज्म से जुड़ी हुई बातें करते थे। अच्युत पटवर्धन ये भी चाहते थे कि इंडिया में सोशलिज्म मूवमेंट जो है वो प्रमोट हो। और जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, जो फेमस है अपने मूवमेंट के लिए, जेपी मूवमेंट नारायण। इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी मूवमेंट और 7 रिवॉल्यूशन की बात की थी और उसके बाद ही इमरजेंसी लगी थी। और एक और पर्सन थे अशोक मेहता। ये कुछ फेमस लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म पार्टी को एस्टेब्लिश किया। और इन लोगों ने अपने कुछ गोल रखे। गोल इनके वही वाले थे जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, बट डिफरेंस ये था इनके जो गोल का मीन्स था वो वायलेंस नहीं था, नॉन वायलेंस था। और दूसरा डेमोक्रेटिक तरीके से ये लोग गोल को अपनाना चाहते थे। ये दो चीजें इनके अंदर कॉमन थी कि पहली बात, हम लोग जो भी गोल अपनाएंगे उनको गोल को कांग्रेस के अंडर रखा जाएगा और कांग्रेस के अंडर रखने के साथ साथ उन गोल को अचीव किया जाएगा नॉन वायलेंस के थ्रू। या एक तरीके से कह सकते हैं ये लोग चाहते थे डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग इंडिया में सोशलिज्म मूवमेंट को प्रमोट करें। तो ये इसका मेन पर्पस था और इसी के बेस पे इन्होंने कांग्रेस के अंडर ही अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने का सोचा। और इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को ही हमें ऐसे नेचर में चेंज करना है कि वो ऑटोमेटिक ही हमारी सोसाइटी को सोशलिज्म के रास्ते पे ले जाए। सोशलिज्म के रास्ते पे मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए सबको, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फार्मर और लेबर इनका रूल एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो लीडरशिप में हो, पॉलिटिक्स में हो। और इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करते थे? फार्मर। तो कहीं ना कहीं फार्मर की यहाँ पे बात की गई। और जो वेस्टर्न कंट्रियों में सोशलिज्म चला वहां पे लेबर की बात की गई, क्योंकि वहां पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारे लोग लेबर का काम करते थे। तो उन लेबर वालों के साथ बहुत सारा टॉर्चर होता था, उनसे काम कराया जाता था, कई बार बोनस भी नहीं दिया जाता था। इसलिए वहां पर इन लोगों ने किसकी बात की कि भाई सारे मजदूर एक हो जाओ। ये किसने किया? कार्ल मार्क्स ने बात की। लेकिन इंडिया में सोशलिज्म का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंस था। एक और इन्होंने गोल रखा, ब्रिटिश
से कंप्लीट फ्रीडम इंडिया को दिलानी है। और इस कंप्लीट फ्रीडम का फायदा क्या होगा? जब इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी उसके बाद ही हम लोग सोशलिज्म का जो रूल है, फार्मर का रूल है, वो इस्टेब्लिश करेंगे। और इस कंप्लीट फ्रीडम के बाद फार्मर एंड लेबर रूल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये भी इनका मेन मकसद था कि ऐसे हम लोग एक तरीके से करेंगे। और सोशलिज्म की एक और खास बात, इन्होंने एक और चीज कही कि जो प्रॉपर्टी है हमारी सोसाइटी की, जो भी एसेट्स है, चाहे लैंड के रूप में हो या और किसी फॉर्म में हो, वो प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट पर्सन की नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक तरीके से बैन होगा और सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? पब्लिक की होगी। ये इन्होंने गोल रखा। पब्लिक की प्रॉपर्टी रहने से फायदा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता या प्रॉपर्टी का एक तरफ सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है किसी भी सोसाइटी में या किसी कंट्री में, तो प्राइवेट सेक्टर में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है कि कई बार कुछ पर्सन, जैसे इंडिया में बोला जाता है सिर्फ 1% लोगों के पास, इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास इंडिया की 50% से ज्यादा वेल्थ है। वहीं जो नीचे के जो 1% लोग हैं उनके पास 1% से भी कम लैंड, मतलब रिसोर्स है इंडिया के। और ये शो करता है कि इंडिया में काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो ऐसा अक्सर कैपिटलिज्म वाले मॉडल में होता है और सोशलिज्म मॉडल इस चीज को अलाउ नहीं करता। और इसलिए भी इन लोगों ने इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की। गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चलाए, ना कि किसी पर्सन को, प्राइवेट को ये फ्रीडम हो कि भैया आप लोग जितना रिसोर्स एक्वायर कर सकते हो उतना रिसोर्स एक्वायर करो। और एक और चीज, फ्रीडम दिलाने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट दिलाना किसका? फार्मर का प्लस लेबर का। इसलिए हमें दिखता भी है कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये लोग सोशलिज्म मूवमेंट वाले हर बार कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि भैया आप लोग जैसे चाहते हो ऐसे पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप लोग जैसे जैसे हमारे साथ एक तरीके से इक्वालिटी की तरह करोगे तो उस हिसाब से हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में सपोर्ट देंगे। और इन्होंने विलेज लेवल पर, शहर के लेवल पर सब फार्मरों को एक साथ लेके आए और उन्हें बातें समझाई और बोला हमारा एक ही गोल है कांग्रेस के अंदर, स्वराज लेना। और जब हमें स्वराज मिलेगा उसके बाद ही हमारा जो रूल है वो इस्टेब्लिश करेगा। अगली बात आती है, इसके लिए इन्होंने प्रोग्राम या प्रोसेस क्या अपनाया, कैसे इंप्लीमेंट किया अपनी जो थॉट्स थे उनको इंडियन कल्चर में। सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकली कांग्रेस का जो सेशन होता था उस पर कुछ लीडर, जो ये नरेंद्र देव, आचार्य पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण थे, ये लोग पॉलिटिकल लेवल पर कांग्रेस के सेशन में स्पीच दिया करते थे और उस स्पीच में इन बातों को रखा करते थे। तो पहला इनका काम था पॉलिटिकल लेवल पर जो बड़े बड़े लीडर इंडिया के हैं, खासकर कांग्रेस के हैं, उनको अवेयर करना या उनको समझाना कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है और कैसे हम लोग इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया में। साथ में इन्होंने राइट टू वर्क, इसकी डिमांड की कांग्रेस के सेशन में कि हमारे देश में सबको राइट टू वर्क होना चाहिए, कोई भी प्रोफेशन चूज करने का राइट होना चाहिए। अगर ये इंडिया में रहेगा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी और लोग एक दूसरे के साथ काफी कोऑपरेशन के साथ रह पाएंगे। और इन्होंने क्या कहा कि भाई सबको इंडिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मिलेगी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट।
अगर सब लोगों को राइट टू वोट होगा तो कहीं ना कहीं राइट टू वोट से फायदा क्या होगा, ये लोगों का पॉलिटिकली एक तरीके से मोबिलाइजेशन किया जा सकता है और ये अपने लीडर को भी चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डिमांड थी जो इन्होंने रखी, कांग्रेस के सामने हो या फिर और किसी बड़ी पार्टी या ब्रिटिश के जो पर्सन थे उनके साथ हो, ये भी किया। और साथ में इन्होंने इंडियन स्टेट को रिलीजन के बेस पे सेक्युलरिज्म का मॉडल दिया। बोले अगर सेक्युलरिज्म का मॉडल होगा तो हमारे जो फार्मर है वो डिवाइड नहीं होंगे रिलीजन के बेस पे, हमारी जो लेबर है वो भी डिवाइड नहीं होगी रिलीजन के बेस पे, और हमारा टॉर्चर भी नहीं होगा, और हम सब लोग अपनी पब्लिक को मोबिलाइज करके कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को कर सकते हैं। अगली बात आती है कि इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या सच्ची में कांग्रेस ने इन लोगों को सपोर्ट किया, क्या इंडिया की फ्रीडम के बाद इन लोगों को कुछ मिला या नहीं मिला, या ये लोग ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन लोगों के पार्ट में रहे। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका काफी पॉजिटिव निकला, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन पर सोशलिज्म का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। दो मॉडल किसी कंट्री में उस टाइम चल रहे थे जब इंडिया को फ्रीडम मिली। आप लोगों को पता है इसी टाइम वर्ल्ड लेवल पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1939 से 1945 तक चला। एक तरफ यूएसएसआर था, यूएसएसआर डोमिनेट कर रहा था सोशलिज्म मॉडल को। यूएसएसआर का अगला सक्सेसर कौन हुआ, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1990 में, और रशिया इसका सक्सेसर बना। दूसरी तरफ यूएसए का वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक बड़े लेवल पे इमरजेंस हुआ, यूरोप का डिक्लाइन और यूएसए का इमरजेंस हुआ, तो वर्ल्ड दो सुपर पावर में डेवलप हुआ। एक तरफ कैपिटलिज्म मॉडल जिसे यूएसए और यूरोप की कंट्रियों ने प्रमोट किया, और दूसरी तरफ इंडिया में एक दूसरा मॉडल था। खुर्शीदा जी कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं सर। खुर्शीदा जी कुछ माइक म्यूट कर लो खुर्शीदा जी। ठीक है, दूसरी तरफ यूएसएसआर, ये वाला जो था, ये लोग चाहते थे एक तरीके से कि कैसे हम वर्ल्ड को सोशलिज्म मॉडल में चेंज करें। तो हमारे जो पहले पीएम थे कहीं ना कहीं यूएसएसआर या रसिया की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव था, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये कांग्रेस सोशलिज्म पार्टी। ये लोग पहले लीडर थे, और इसी टाइम नेहरू जी भी धीरे धीरे इमरजेंस हो रहा था, और वो चाहते थे कि इंडिया में भी सोशलिज्म हो, इक्वालिटी आए। और जब वो अपनी पहली स्पीच देंगे तो बोलेंगे भी कि मेरा कोई भी फेथ नहीं है किसी राजा में, किंग में, मैं सिर्फ बिलीव करता हूं पब्लिक में। और जो पब्लिक की या सोसाइटी की बात करता है, इसका मतलब वो ज्यादातर इंपॉर्टेंस देता है सोशलिज्म को। हमारे बड़े लीडर अंबेडकर जी भी ये चाहते थे कि इंडिया में ऐसे राइट हो कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना पड़ना पड़े, और इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें आपको कहीं ना कहीं इंडियन सोशलिज्म दिखेगा। फंडामेंटल राइट में आप लोगों को बहुत सारी फ्रीडम है, जैसे राइट टू मूव, कहीं भी आप घूम सकते हो। इक्वालिटी, आप लोगों के साथ किसी भी बेस पर सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, आप लोगों की अगर एक एज हो जाती है 18 प्लस तो आप लोगों को राइट टू वोट है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे सोशलिज्म मूवमेंट का इम्पैक्ट था, इस वजह से हमारे फंडामेंटल राइट में वो सारी चीजें इंक्लूड भी की गई। और आप लोग देखेंगे अभी बाद में जो इंडिया में प्रॉपर्टी का जो राइट है, जो पहले फंडामेंटल राइट होता था उसको चेंज कर दिया गया और लीगल राइट बना दिया। वो भी ये शो करता है कि इंडिया में शुरुआती स्टेज के बाद कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के अंडर रखने की बात की गई। लेकिन 90s में आप लोगों को पता है हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आए और एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसकी वजह से इस सोशलिज्म
जो पार्टी वाले जो थॉट्स थे उसे चेंज करके हमें किस पे जाना पड़ा, कैपिटलिज्म पे। और उसका सबसे बड़ा रीजन था हमारे पास रिसोर्स नहीं होने की वजह से। तो बाद में हम लोगों को चेंज करना पड़ा। और कैपिटलिज्म की एक बात जो होती है, मार्केट के बेस पे सारी चीजें डिपेंड होती है। कैपिटलिज्म हमेशा बोलता है कि भाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है बिजनेस में, गवर्नमेंट का रोल एज अ फैसिलिटेटर है। गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वो कोल्ड ड्रिंक बेचे, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वो होटल मैनेजमेंट करे, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वो अपना प्लेन चलाए, जैसे एयर इंडिया आप लोगों को दिखता है। अब आप लोग देखेंगे तो इंडिया का जो मॉडल है आज की इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, और हम लोग यूएसए के ज्यादा पास में देखते हैं। और ये आप लोगों को दिखता है कि कितने सारे प्रोफेशन पे गवर्नमेंट को हमने अब छोड़ दिया है। गवर्नमेंट डिफेंस पे काम की है या रेलवे का काम कर रही है, वरना ज्यादातर काम को सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे देश में जब गवर्नमेंट किसी चीज को रन करती है, एक तो उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा आता है, और साथ में ही एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग इस चीज को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, इसलिए इससे अच्छा है कि हम किसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं। देखिए आप लोग एक डिफरेंस देखोगे, एक तरफ मेट्रो आप लोगों ने देखी होगी, दिल्ली मेट्रो या बेंगलोर मेट्रो, जहां भी आप लोग रहते हो आपके बड़े पास में मेट्रो होगी, और दूसरी तरफ आप लोगों ने इंडियन रेलवे देखे हो। इंडियन रेलवे को अभी भी बाई एंड लार्ज हमारी गवर्नमेंट चलाती है, तो वो सोशलिज्म का एक तरीके से आप इम्पैक्ट कह सकते हो। सरकार क्यों चलाती है, क्योंकि आप लोगों को राइट टू मूव तो दे रखा है, बट क्या कोई गरीब आदमी बिना पैसे के पूरे देश में घूम सकता है? तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो हमें देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमने इंडियन रेलवे को अभी तक जिंदा रखा है। वही मेट्रो आप लोगों से एज कंपेयर टू इंडियन रेलवे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेती है, और उसको मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। और इस वजह से उसकी जो फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। और आप लोगों का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है मेट्रो में सफर करने का। तो इंडियन एक तरफ मेट्रो डिले होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, दूसरी तरफ इंडियन रेलवे के डिले होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और आप लोगों को फैसिलिटी भी काफी कम मिलेंगी, और कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। उसका रीजन मिसमैनेजमेंट होता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो सही से मैनेज नहीं कर पाते रिसोर्स को, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं कांग्रेस सोशलिज्म पार्टी ने जो अपना गोल रखा, जो भी उनकी चीजें थी, वो सारी चीजें अच्छी रही। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी का जब टाइम आया, इंदिरा गांधी जी जब हमारे देश में पीएम बनी, तो इनमें से एक तो अशोक मेहता जी और जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी काफी ज्यादा क्लोज थे नेहरू जी के, और जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी गद्दी पे बैठी, और इंदिरा गांधी जी से इन्होंने बोला बेटी थोड़ा सा सोशलिज्म का भी थोड़ा ध्यान रख लो, आप थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हो। तो इंदिरा गांधी जी ने इनकी बात नहीं सुनी, बोली क्या फालतू में आप आ जाते हो, ठीक है आप हमारे चाचा लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीएम को समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने पहले तो बिटिया को समझाया, बिटिया नहीं मानी, तो इन्होंने इंडिया में सोशलिज्म मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जिस मूवमेंट का नाम हम क्या कहते हैं, जेपी मूवमेंट। और इस जयप्रकाश नारायण मूवमेंट ये लगभग 1975 के आसपास आप कह सकते हो एकदम पीक पे था। और इस मूवमेंट से ही इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर उभरे। अटल जी का नाम आपने सुना होगा, या जो अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जेपी मूवमेंट से उभरे और फिर बाद में पॉलिटिक्स में आए हैं। और इन सबको प्रमोट किया जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण की वजह से ही जो अभी आप लोगों को बीजेपी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले एक सारा कोएलिशन बना था छोटी छोटी पार्टियों का, जिसे हम कहते थे जनता दल। और उस जनता दल ने पहली बार कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस पहली बार हारी थी जनता दल की वजह से, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन ये जनता दल ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया।
और 2 साल तक रूल किया और उसके बाद ये आपस में ही लड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी और जनता दल का जो सक्सेसर निकला वो निकला बीजेपी। और आप लोगों को पता है कि 2014 के बाद बीजेपी को पहली बार मेजोरिटी मिली और मोदी जी के टाइम बीजेपी का पहले पीएम है बीजेपी के जिनको मेजोरिटी मिली। और ये सब इम्पैक्ट किसका है? इस सोशलिज्म मूवमेंट का ही। तो एक बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में आया और इन्होंने सोसाइटी में बताया कि अगर हम लोग इनइक्वालिटी ऐसे ही बढ़ने देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म की जरूरत होगी। और अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर एलिनेशन की फीलिंग आएगी, देश से अलग होने की फीलिंग आएगी। और लोगों के अंदर अगर एलिनेशन की फीलिंग है तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे नहीं जा रहे। और उससे क्या होगा? हमारे ही देश के लोग कहीं ना कहीं क्राइम करना स्टार्ट कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए जरूरी है देश में इक्वालिटी हो। ये जयप्रकाश नारायण जी के थॉट्स थे। और फिर बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने जयप्रकाश नारायण जी को एक अवार्ड दिया जो हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड। तो जयप्रकाश नारायण जी को भी भारत रत्न अवार्ड दे। ठीक है, तो ऐसा रोल इनका था और इन्होंने काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला सोशलिज्म मूवमेंट में। अब हम बात करते हैं हमारे नेहरू जी के थॉट क्या थे सोशलिज्म को लेके। नेहरू जी भी एक सोशलिज्म के मूवमेंट पर लेकर, बस उनका थोड़ा सा चेंज था, इंप्लीमेंट कैसे किया जाए उन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट था गांधी जी का। गांधी जी नेहरू जी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे और उसका रीजन था उन्हें लगता था कि ये यंग बच्चा काफी अच्छा कर सकता है। तो नेहरू जी ने भी सोशलिज्म के जो थॉट थे अपने सबके सामने रखे। कई बार उन्हें मौका मिला। पहली बार इन्हें मौका मिला 1929 के लाहौर सेशन में जिसके ये हेड थे। और इस लाहौर सेशन में अपनी स्पीच जब इन्होंने दी तो इस टाइम इन्होंने अपने सोशलिज्म के जो थॉट्स थे उसको सबके सामने रखा। और इन्होंने बोला सबसे पहले कि भाई हम लोगों को रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। तो किसी ने पूछा भैया कैसा रिवॉल्यूशन लाना चाहिए, तो बोले फार्मर की लाइफ में। तो इन्होंने बोला फार्मर हमारी कंट्री का एक सेंट्रल पिलर है और फार्मर की लाइफ में अगर रिवॉल्यूशन नहीं आएगा तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन बट इन्होंने बोला मींस जो होगा वो कार्ल मार्क्स वाला जी नहीं होगा कि भाई सारे फार्मर लोग या सारे लेबर वाले लोग आप लोग बंदूक उठाओ और जितने भी अमीर लोग हैं उनको मार दो। नहीं, ये बोले डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग फार्मर के लाइफ में क्या लेके आएंगे? रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। तो पहली बात इन्होंने एक और बोली कि डेमोक्रेटिक तरीके से रिवॉल्यूशन होगा और इसके लिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करेंगे। और जब नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पहुंचते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हम लोगों ने खुद ही बनाई, उसके सामने वो अपनी पहली स्पीच जो देते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पर भी इंडिया का जो प्रीएम्बल है, आप लोगों ने इंडिया का प्रीएम्बल देखा होगा या कभी ना कभी सुना होगा, उस प्रीएम्बल का जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है नेहरू जी की स्पीच। और नेहरू जी में उसमें बहुत सारी चीजें बोली कि हम लोग जस्टिस देंगे अपने लोगों को। तो किसी ने पूछा कैसा जस्टिस, तो बोले इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब हर इंडियन पर्सन को ये फ्रीडम होगी कि वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज कर सके और जिस भी प्रोफेशन को वो जाना चाहता है चूज करके उस प्रोफेशन में आगे जा सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस इस मैनर में कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर चाहता है तो वो हमारे देश में इलेक्शन लड़ सकता है, वोट दे सकता है, ये सारे राइट उसके पास है। और नई किसी पावर को या नई किसी पार्टी को प्रमोट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। सोशलिज्म में कैसे? सोशलिज्म का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल रिजर्वेशन, जिसे अंबेडकर जी ने प्रमोट किया। रिजर्वेशन को इंडिया में इसीलिए लाया गया कि जिससे हमारे देश में सोशलिज्म के लेवल पर इक्वालिटी प्रमोट हो सके। फॉर एग्जाम्पल
आप समझिए ये बास्केटबॉल है और हमारे देश के अंदर एक बंदा ये है जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास है, दूसरा पर्सन ये है जिसकी हाइट 4 फीट के आसपास है और तीसरा पर्सन ये 2 फीट के आसपास है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये 3 पर्सन है ए बी सी और इन सबको इस बास्केटबॉल में अपनी बॉल डालनी, तो आप लोग कहोगे भाई इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि जो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने अभी बोला और अभी हम लोग बोले कि भाई आप लोगों के बीच कंपटीशन होगा और आप लोगों में जो जीतेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या वो एजुकेशन सिस्टम में एंट्री लेगा। तो ये जो हमने दिया ये इक्वालिटी का पार्ट है कि हम लोगों ने फ्रीडम तो दे दी कि राइट टू इक्वालिटी आप लोगों को है और आपकी हाइट इतनी कम है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वालिटी से आगे नेहरू जी ने बात की इक्विटी की और इसको समर्थन दिया हमारे अंबेडकर जी ने। नेहरू जी ने बोला नहीं ये चीजें गलत है, उसकी हाइट अगर 6 फीट है इनकी 4 और 2 है तो भैया पहले से ही डिसाइड हो गया ना, ये तो पहले से ही फिक्स है कि ये लोग हारेंगे। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 फीट वाले को 2 फीट का स्टूल देना पड़ेगा और उसकी हाइट भी 6 फीट करनी पड़ेगी और 2 फीट वाले को 4 फीट का स्टूल देना पड़ेगा और उसकी हाइट भी कितनी करनी पड़ेगी, 6 फीट करनी पड़ेगी। जब हम ये सारी चीजें कर देंगे अब सबकी हाइट 6 फीट है, अब हम बोले अब आप लोगों के बीच कंपटीशन होगा, तब इसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी एक नेगेटिव वर्ड है और इक्विटी पॉजिटिव वर्ड है, जो सिर्फ ये नहीं कहती कि सबको भैया घूमने का राइट है, लेकिन अमीर लोग तो घूम पाएंगे उनके पास पैसा है, लेकिन गरीब लोग कैसे घूमेंगे। तो ये सारी चीजें इक्वालिटी की बात है। लेकिन सरकार बोले नहीं हम आपको अफोर्डेबल लेवल पे अपना ट्रेन अवेलेबल कराएंगे तो कोई भी गरीब आदमी इंडिया में घूम सकता है। तो ट्रेन हमारा एग्जाम्पल है, खासकर इंडियन रेलवे इक्विटी का, जहां सब लोग अपने राइट का यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमारे नेहरू जी ने भी बोली कि भैया हम लोग इक्विटी लाने की कोशिश करेंगे और ऐसा आप लोगों को दिखता भी है। इंडिया का जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडिया में प्लानिंग कमीशन थी, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला फार्मर के लिए हम लोग कोशिश करेंगे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छे वेयर हाउस हो और हमारे देश में फूड के लेवल पर सस्टेनेबिलिटी हो। और साथ में ही इसमें हमने सेकंड प्रायोरिटी पे जैसे रखा, इंडस्ट्री को रखा। और आप लोग देखेंगे शुरुआती फेज में इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप करने में गवर्नमेंट का रोल काफी ज्यादा था। इवन जो नॉर्मल जो चीजें थी, सर्फ साबुन, ये सारी चीजें भी हमारी गवर्नमेंट बनाती थी। और आप लोग देखेंगे आपके गांव के आसपास या आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां या फैक्ट्रियां स्टेब्लिश की गई थी और उसका रीजन था कि गांव के लोगों को अगर हम लोग वहीं पे जॉब प्रोवाइड कर दें तो 2 फायदे हो सकते हैं। पहली बात, उन लोगों का माइग्रेशन नहीं होगा शहर की तरफ, तो हम लोग माइग्रेशन की प्रॉब्लम को रोक पाएंगे। और दूसरा, उन लोगों का भी अपलिफ्टमेंट होगा और अगर उन लोगों को जॉब मिलेगी तो वो लोग कहीं ना कहीं सोशलिज्म के थ्रू हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं होने देगा और हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहेगी। तो ये इनका मेन मकसद था। और साथ में ही नेहरू जी का जो साथ दिया वो दिया इनके काफी करीबी दोस्त सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि इंडिया में सोशलिज्म का जो रूल है वो एस्टेब्लिश हो और वो भी ये चीजें चाहते थे कि फार्मर और लेबर जो हमारी इंडिया में सबसे बड़ा पार्ट है और जो हमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराता है, हमारे लिए इतना सारा फूड अवेलेबल कराता है इतनी सारी मेहनत करके, तो उसको क्यों नहीं हमें पॉलिटिकल सिस्टम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमारे देश में ये सारी चीजें की। और जब सुभाष चंद्र बोस जी इंडिया के कांग्रेस पार्टी के हेड बने, कांग्रेस पार्टी के जब हेड बने 1938 में, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का जो मेन काम था, उस कमेटी को बोला गया
कि आप लोगों को ऐसा प्लान बनाना है जो हम फ्रीडम के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी को हमारे सुभाष चंद्र बोस जी तो नहीं रहे, आप लोगों ने सुना होगा आईएनए जब हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऐसा बोलते हैं उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो इस विजन को नेशनल प्लानिंग कमेटी को आप लोग दे सकते हैं प्लानिंग कमीशन में। तो उस टाइम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी से नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, और इस कमेटी का जो हेड है वो किसको बनाया था? नेहरू जी को बनाया। उन्होंने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नेहरू को दी कि नेहरू जी आप बताइए कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं नेहरू जी ने इस प्लानिंग को और इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में लैंड सीलिंग एक्ट भी आया। लैंड सीलिंग एक्ट का मेन पर्पस क्या था? जिन लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग एससी एसटी या वुमेन ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया जिसके पास 8 एकड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लोग हम एक्वायर कर लेंगे, और उस प्रॉपर्टी को दे दिया जाएगा या तो एससी एसटी को या और किसी पर्सन को। तो नेहरू जी ने अपने प्लान पर जो भी चीजें बनाई थी, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हो या सोशलिस्ट पार्टी के साथ हो, उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया। और अगला जो हमें इंपैक्ट दिखता है, कराची सेशन। कांग्रेस का नेहरू जी के बाद, नेहरू जी ने तो लाहौर सेशन में सारी चीजें की, कांग्रेस का एक और सेशन हुआ जिसे हम कहते हैं कराची सेशन, और इस कराची सेशन के जो हेड थे वो थे हमारे पटेल जी, 1931। इस कराची सेशन से जस्ट पहले शहीद भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव, इन सबको क्या मिला था? कैपिटल पनिशमेंट मिला था। तो सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनली वो थे, तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे इतने यूथ थे, भगत सिंह जी की एज बताई जाती है कि 21 एज थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई भगत सिंह कुछ बुक लिख के गए थे, और उस बुक में वो भी चाहते थे कि इंडिया का जो विजन हो वो सोशलिज्म की तरफ हो। वो भी चाहते थे कि सिर्फ नेशनल फ्रीडम से काम नहीं चलेगा, जब तक हमारे हर इंडियन पर्सन को वो राइट ना मिल जाए जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई की है, तब तक हमारा फ्रीडम मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कराची सेशन में कोशिश की गई भगत सिंह जी का जो विजन हो, या आगे हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को अपनाते हैं, या वीडी सावरकर, ये सारे पर्सन जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को प्रमोट किया, इनके विजन को भी हमें अपनाना था। तो कराची सेशन डेडिकेटेड था इन सारे नेशनल हीरो के लिए, और इस कराची सेशन में पटेल जी ने बहुत सारी चीजें की। पहला, पटेल जी ने बोला कि भैया हम लोग अपने लोगों को कुछ चीजें देंगे, और इन्होंने बोला कि भाई हम लोग फंडामेंटल राइट देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट आए हैं, वो फंडामेंटल राइट कराची सेशन से, और कराची सेशन को इसकी सारी चीजें कहां से मिली? भगत सिंह और उनके जो और सारे साथी थे, उनके विजन से उन्होंने सारी चीजें बोली। तो इसमें पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें इन्वॉल्व करने की बात की। बोला गया कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे हर पर्सन को, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में सिर्फ सिटीजन को नहीं, मीडिया को भी फ्रीडम मिलेगी। ये भी बात कराची सेशन में पटेल जी ने बोली कि पहली बात फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिटीजन को तो होगी, साथ में ही मीडिया को भी दी जाएगी। मीडिया इंडिया की डेमोक्रेटिक वॉइस होगी, जो हमें बताएगी कि भैया कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये पहली बात हमारे पटेल जी ने बोली, और बोला कि हम ये सारी चीजें करेंगे। साथ में ही इसी टाइम यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इवन यूके, यूएसए, जो उस टाइम की डेवलप कंट्रियां हैं, वहां पर भी सभी को राइट टू वोट नहीं था। खासकर वुमेन को राइट टू वोट से
काफी अलग रखा गया। और यूएसए, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। यूके में भी वुमेन को राइट नहीं दिया गया। यूके से पहले इंडिया में राइट टू वोट वुमेन को मिला और बाद में यूके ने दिया अपनी कंट्री में अपनी वुमेन को। तो इंडिया में ये राइट टू वोट जो आज भी आप लोगों को दिखता है, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वरना असेंबली में डिबेट हुई थी कि भाई हर किसी पर्सन को हम लोग राइट टू वोट क्यों दें, धीरे धीरे क्यों ना दिया जाए, क्योंकि अगर हर पर्सन को दे देंगे तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, और उनकी वजह से जो लोग थोड़े से एजुकेटेड हैं या जो लोग थोड़ा सा मिसयूज करना चाहते हैं, वो पब्लिक को मोबिलाइज कर सकते हैं, और पब्लिक को मोबिलाइज करके हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रेशर बनाया जा सकता है कि भैया आप लोग ये चीजें इम्प्लीमेंट करो, और अगर आप लोग ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हम आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा हुआ भी, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ा। उसका रीजन हुआ कि हमारे देश में बहुत सारे वोट इस बेस पे लिए गए, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, और इस वजह से बहुत छोटी मोटी पार्टियां बनी। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक एंगल दिखाती है। राइट टू वोट से फायदा ये हुआ, अब किसी को ये नहीं लगता कि ये देश मेरा नहीं, सबके पास एक राइट टू वोट है। और वो लोग जब हमारे देश में संसद के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तब चूज कर सकते हैं, या जिस स्टेट असेंबली में रहते हैं वहां पे भी इलेक्शन रह सकते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर रहती है कि जो भी पर्सन वहां पे है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी तरफ से है, किसी और पर्सन ने चूज नहीं किया है। साथ में ही इसमें एक चीज और बोली गई, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। हर किसी इंडियन को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी दी जाएगी, और ये भी हमारे सोशलिज्म का एक पार्ट था, क्योंकि सोशलिज्म बोलता है अगर आप लोग अपने सिटीजन को एजुकेटेड नहीं करोगे तो उसे अपने राइट नहीं पता होंगे, और जब राइट ही नहीं पता होंगे तो अपने राइट का यूज कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें भी पटेल जी ने बोली, और आप लोगों को पता भी है हमारे देश में इसी चीज से एक एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, और एजुकेशन एक्ट के थ्रू राजीव गांधी जी ने एक फंडामेंटल राइट बना दिया, 6 to 14 जिनकी एज है। ये पहले स्टार्ट किया था डीपीएसपी में इंक्लूड था, लेकिन बाद में से फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 6 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन दिलाएगी, और या तो वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 25% सीटें गरीब लोगों के लिए रिजर्व होती हैं, 1/4। और आप लोगों ने ये चीज देखी भी होगी, हिंदी मीडियम एक मूवी आई थी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे इस 25% का मिसयूज भी किया जाता है हमारी सोसाइटी में, कि कैसे अमीर लोग भी गरीब बन के इस सीट को लेने के लिए अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में ले जाना चाहते हैं। तो ये 1/4 जो सीट है, ये एक तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर, कि भैया इतनी सीटें आप लोगों को गरीब बच्चों के लिए रखनी है जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो गरीब बच्चे को ये सीट मिलेगी तो उसका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो आगे इंप्रूव करेगा और हमारे देश में प्रोग्रेस होगी। साथ में ही अगली बात बोली, इक्वालिटी इन लॉ। जो हमारी जुडिशरी है वो इक्वालिटी रखेगी किसमें, लॉ में, और किसी के भी साथ कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इंक्लूडेड इन कराची सेशन, तो आप लोगों को यही पॉइंट दिए जाएंगे, क्या यूनिवर्सल राइट टू वोट या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इस सेशन के थ्रू दी गई थी, या कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन वो भी इसमें दिया गया था, या इक्वालिटी इन लॉ, ये सारी चीजें भी उसमें दी गई थी। तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग देखेंगे हर सिविल सर्विस एग्जाम में कराची सेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से पूछेगा या हिस्ट्री के एंगल से पूछेगा। और उसका रीजन है, इससे जस्ट पहले 3 हमारे जो हीरो थे रिवॉल्यूशनरी के, उनकी कैपिटल पनिशमेंट जो हुई, उस चीज को
और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उनके थॉट को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये सारी चीजें की। और इसी में एक और बात की गई कि हमारे स्टेट मतलब नेशन का कोई रिलीजन नहीं होगा, मतलब सेक्युलरिज्म के मॉडल को इसमें भी प्रमोट किया गया। और आप लोगों को दिखता भी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हम लोगों ने बताया भी, और इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। और आप लोग देखते भी है जब भी हमारे देश में, चाहे अभी आप लोगों ने देखा हो, हमारी इंडिया का नया पार्लियामेंट बना था, और पार्लियामेंट में आप लोग देखेंगे सभी रिलीजन के लोगों को बुलाया गया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे छोटे से छोटा रिलीजन हो, सभी तरीके से उसमें वर्शिप की गई। इसका मतलब हम लोग सेक्युलरिज्म के मॉडल को प्रमोट करते हैं। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म मॉडल वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मॉडल से अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मॉडल क्या कहता है कि भैया जो हमारे इंडिविजुअल राइट है रिलीजन को लेकर वो अलग है, और स्टेट का रिलीजन अलग है। मतलब रिलीजन के मामले में ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, ना रिलीजन को राइट है स्टेट के मामले में इंटरफेयर करने का। लेकिन हम लोग जिस मॉडल को अपनाते हैं वो है गांधीवादी मॉडल। गांधीवादी मॉडल क्या कहता है? सर्वधर्म समभाव, कि हम लोगों को इक्वल डिस्टेंस रखना है सारे रिलीजन से, बट हम लोग रिलीजन को इग्नोर नहीं कर सकते। रिलीजन इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस कल्चर को हम लोग छोड़ नहीं सकते। और गांधी जी कहते थे जिस इंसान में, चाहे पॉलिटिशियन हो या बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें रिलीजियस फीलिंग नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर मोरालिटी नहीं है। और अगर उसके अंदर मोरालिटी नहीं है तो वो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करेगा? ये गांधी जी का मानना था। तो उसी बेस पर हम लोग अपना रिलीजन ऐसे ही मानते हैं। तो जब भी हमारे पीएम, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जब वो पीएम बनते हैं तो उनका कोई रिलीजन नहीं होता। अगर उन्हें कोई हिंदू टेम्पल में बुलाएगा वहां भी जाना पड़ेगा, कोई मुस्लिम मस्जिद में बुलाएगा वहां भी जाना पड़ेगा, कोई सिख गुरुद्वारे में बुलाएगा तो वहां भी जाना पड़ेगा। वो किसी से मना नहीं कर सकते इस बेस पे कि नहीं मेरा रिलीजन तो भाई ये वाला है, मैं नहीं जा सकता। तो ऐसे उनको ये राइट नहीं है। जब वो पीएम की पोस्ट पे है तब उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दिवाली मना सकते हैं, ईद मना सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन जब भी हमारे कोई भी नेशनल लेवल का इवेंट होगा, चाहे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन का सेशन हो, या हमारी और कोई पार्टी हो कि भाई पीएम नए नए चुने गए उनके लिए शपथ समारोह हो, तो उसमें भी हमारा पीएम कहीं ना कहीं सभी रिलीजन का ध्यान रखता है। और डिफेंस में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हर जो वेपन आता है उसकी वर्शिप हर तरीके से होती है। तो ये सारी चीजें हमारे देश में एक तरीके से रखी गई और सेकुलरिज्म का मॉडल हुआ। और साथ में इन्होंने बोला जब हम लोग फ्रीडम लेंगे तो उसके बाद जो हमारे फार्मर हैं उन पर लैंड रेवेन्यू नहीं लगाया जाए। और आप लोगों को पता होगा हमारी सरकार ने अभी तक लैंड रेवेन्यू नहीं लिया है। किसी भी फार्मर से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, और फार्मर को अपनी लैंड पर बस वो कॉमर्शियल तरीके से उस चीज का यूज ना करे। अगर कॉमर्शियल पर्पज से करेगा, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो जियो मार्ट के थ्रू अपनी खुद की सब्जी उगाना चाहती है, तो वो कॉमर्शियल हो गया, उनसे टैक्स लिया जाएगा क्योंकि आप लोग बिजनेस कर रहे हो। लेकिन किसी फार्मर से टैक्स नहीं लिया जाएगा जो नॉन कॉमर्शियल पर्पज से है। साथ में ही सरकार ने बोला जो फार्मर होंगे उनको डेट दिया जाएगा, गवर्नमेंट डेट, और उनके ऊपर जो डेट है और वो मान लो उस डेट को चुका नहीं पा रहे तो उनका डेट माफ भी कर दिया जाएगा। और यहीं से आता है सब्सिडी। आप लोगों को पता है हम लोग अपने फार्मर को बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी देते हैं। बहुत कम पैसे पे उन लोगों को सीड अवेलेबल कराया जाता है, बहुत कम पैसे पे उन लोगों को फर्टिलाइजर अवेलेबल कराया जाता है। और जो एमएसपी की पॉलिसी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी इस डेट वाली और हमारे जो कराची सेशन था उसमें जो पॉलिसी थी फार्मरों के लिए, उससे ही जुड़ी चीजें थी। और हम लोगों ने सोचा क्यों ना बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया जाए फार्मर के लिए। फार्मर लोग किसी थर्ड पार्टी पे क्यों डिपेंड रहे, क्यों वो किसी साहूकार या और जो अमीर लोग हैं उन पे डिपेंड है जो उनसे बहुत सारा टैक्स लेते हैं। इसके लिए भी इन्होंने सारी चीजें की। और साथ में हमने बोला जो लेबर है उनके लिए एक कोड बनाया जाएगा। और इंडिया में
लेबर कोड बनाया गया और साथ में इनको मिनिमम वेज का राइट मिला। जो भी पर्सन किसी कंपनी में काम करता है डोमेस्टिक वर्क को छोड़कर, उसके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स होती हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। ये अलग बात है कि वो मिनिमम वेजेस मिलती नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन या तो वर्कर अवेयर नहीं है या फिर जो वो कंपनी है उसने इनफॉर्मल तरीके से पर्सन को हायर किया। जैसे कैब में जो लोग काम करते हैं, ओला उबर, ये लोग परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है ओला उबर कंपनी के, नॉन परमानेंट एम्प्लॉय है और उन वॉलेंट्री है। वो जब मन चाहे कैब चला सकते हैं, जब मन चाहे अपनी कैब को बंद कर सकते हैं। तो कैब वाले बोलते हैं भैया ये इनफॉर्मल सेक्टर में है तो हम लोग इनको क्यों देंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है मिनिमम वेज की, या उनको पेंशन मिलती है या कोई भी पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड, वो सब उसको मिलता है जो परमानेंट होता है। और गवर्नमेंट जॉब में ये सारी सिक्योरिटी होती है। और एक रीजन ये भी है, इसलिए भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक फॉर्मल जॉब है। पर इंडिया में बहुत कम 1% या 1 से 2% के आसपास जॉब ऐसी है, खासकर गवर्नमेंट में मैक्सिमम जॉब ऐसी है जो फॉर्मल सेक्टर में आती है। तो आप लोगों को अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, आप लोगों को रहने के लिए घर मिलेगा, आप लोगों को गाड़ी मिलेगी। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए। और साथ में ही लेबर के लिए बोला गया कि इनका जो वर्किंग टाइम है वो भी फिक्स किया जाएगा। ये नहीं कि 14 आवर्स से भी ज्यादा इनसे काम कराया जाएगा, नहीं, मिनिमम 8 से 9 आवर ये लोग काम कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा काम कराया जाता है तो वर्कर को बोनस मिलेगा, और बोनस डबल होगा मिनिमम वेजेस का। मान लेते हैं कि मिनिमम वेज डेली की 100 है तो बोनस 200 मिनिमम होगा, उससे कम पर उन वर्कर से काम नहीं कराया जाएगा। ये सारी चीजें भी बोली। साथ में ये बोला गया कि इंडिया में फोर्स लेबर अलाउ नहीं होगा। कहने का मतलब स्लेवरी अब अलाउ नहीं होगा, या बाउंडेड लेबर जो अलाउ की जाती थी, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने घर में कुछ स्लेव को रखते थे, या बहुत सारे लोग बहुत सारी जनरेशन से उनके यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने हटा दी और हम लोगों ने बोला कि भैया कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट के लिए हम लोग रखेंगे जिससे कि फार्मर और वर्कर को फायदा हो। जैसे इंडियन रेलवे, ट्रांसपोर्ट में उन्हें हेल्प की जाएगी। साथ में कॉमर्शियल पर्पज में मार्केट, एमएसपी जैसे आप लोग देखते हैं, या हमारे जो फूड के प्राइस हैं उसको भी कंट्रोल कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई कराची सेशन ने कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल राइट दिए, सोशल राइट दिए और इकोनॉमिक राइट भी हमें प्रोवाइड किए। तो कराची सेशन का ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। और एक और सेशन नागपुर में भी हुआ था। नागपुर में जो सेशन हुआ था उस टाइम गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नागपुर में सेशन के टाइम गांधी जी ने, देखो पहले जो लिबरलिज्म के टाइम कांग्रेस थी, तो लिबरलिज्म वाले जो लोग थे, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो या मोतीलाल नेहरू हो या और भी जो जितने भी हमारे लीडर थे, ये सारे लोग एक तरीके से बिलीव करते थे कि हमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन नागपुर सेशन में गांधी जी ने कहा कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म की जरूरत है, और कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म किया। और गांधी जी ने बोला कोई भी पब्लिक, चाहे फार्मर हो, लेबर हो या अदर कोई पर्सन हो, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकता है। और कांग्रेस की फीस काफी ज्यादा कम कर दी, 25 पैसे, ये मैंने पैसे बोला, रुपए नहीं, 25 पैसे कांग्रेस की मेंबरशिप की कर दी। इससे क्या हुआ, कांग्रेस में इक्वालिटी आ गई। अब कोई भी पर्सन कांग्रेस ज्वाइन कर सकता था, लेकिन पहले ऐसे अलाउ नहीं था। और साथ में ही जो सेशन होता था पहले लिबरलिज्म के टाइम, वो क्लोज्ड होता था, पब्लिकली वो सेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता था, या पब्लिक को अलाउ नहीं था उस सेशन में ज्वाइन करना। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, पब्लिक को अलाउ करेंगे, और कोई भी मेंबर जो कांग्रेस का है वो मेंबर हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकता है, और उसे अपनी अगर कोई भी बात रखनी है तो अपनी बात भी रख सकता है। ये सारा राइट भी नागपुर सेशन में कांग्रेस में रिफॉर्म करके गांधी जी ने सभी पर्सन को दे दिया। तो इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ
ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े, और जैसे ही कांग्रेस के मेंबर बनते गए वैसे वैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस का इंडियन पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो नागपुर सेशन एक तरीके से एक स्टोन था जिसने कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर स्टेब्लिश कर दिया। अब हर छोटा बच्चा या हर पर्सन, चाहे गरीब हो या अमीर, वो कांग्रेस की पोस्ट लेकर काफी ज्यादा खुश होता था। और ऐसा आजकल आप देखते हो, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो फ्री में एक तरीके से अपनी मेंबरशिप देती हैं, कुछ चार्जेस भी नहीं लगते। आप लोग भी अगर लेना चाहो कांग्रेस पार्टी की या फिर बीजेपी पार्टी की या अदर कोई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसकी आप मेंबरशिप ले सकते हो। और ये मेंबरशिप इसी का पार्ट है, क्योंकि अगर वो आपके मेंबर बन गए, पहली बात तो वो आपके फिक्स वोटर हो गए। और फिक्स वोटर का फायदा होता है, क्योंकि आप लोगों को कम से कम इतना तो पता है ना, इतनी वोट बैंक तो हमारे पास है, तो आप लोग अपने कार्ड प्ले कर सकते हैं जब इलेक्शन होता है। तो नागपुर सेशन ने कांग्रेस को ये फायदा दिया और ये सारी चीजें हुई। अगली बात करें फ्रीडम के बाद, तो फ्रीडम के बाद हमारे देश में 1947 से कह सकते हो आप 1990 के बीच सोशलिज्म मॉडल चला। और इंडियन जो नेशन था, चाहे प्लानिंग कमीशन के थ्रू हो या एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हो, हम लोगों ने कोशिश किया कि सोशलिज्म मॉडल हो। और हम लोग किसके पास ज्यादा थे? यूएसएसआर, मतलब रसिया के पास। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और हम लोग इसके साथ ही डिपेंड थे, सोशलिज्म की कुछ वीकनेस होती है। पहली बात, ये बोलता है कि भैया अपने आप को क्लोज रखो। जब इकोनॉमी क्लोज रहती है, ये बोलता है कि जो भी आपकी डोमेस्टिक चीजें हैं वो अपने घर से ही पूरी करो, कहीं से ना इंपोर्ट करो ना एक्सपोर्ट करो। लेकिन इसका लॉस होता है, जैसे इंडिया के पास ऑयल नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के पास ऑयल नहीं है तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलाएं अपना? क्या हम कोल का यूज करके सिर्फ अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चला सकते हैं? जब ऑयल हमें सस्ता कहीं बाहर से मिल सकता है, तो हम लोग खुद अपने देश में क्यों ऑयल बनाए? या ऑयल है ही नहीं तो उसको भैया लाने की कॉस्ट और उसको सबको मैनेज करना कितना मुश्किल है इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कॉपरेशन को बढ़ावा नहीं देता, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया को इंटीग्रेट नहीं करता, ये इसकी एक वीकनेस होती है। और इसी वजह से यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ, और इस यूएसएसआर के डिक्लाइन की वजह से इंडिया में 90 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। और तब हमें पहली बार रियलाइज हुआ सिर्फ सोशलिज्म के बेस पर हम लोग अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते। तो 91 के बाद हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म लाए, और एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडियन जो इकोनॉमी थी ओपन हो गई। और अभी हम लोग जिस एरा में रहते हैं, मोदी एरा, वो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया को और ज्यादा प्रमोट करता है। मेड इन इंडिया जो कैंपेन है आप लोगों ने सुना है, तो मेड इन इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि बाहर से भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आए, इंडिया में प्रोडक्ट बनाए और उस पर मेड इन इंडिया का टैग लगे और वो सारी चीजें एक्सपोर्ट हो। स्टार्टअप इंडिया, जिसमें यूथ लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई स्टार्टअप इंडिया के थ्रू वो लोग इंडिया में ही अपने प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करें और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कराएं। इससे फायदा क्या होगा? हमारे लोगों को जॉब मिलेगी, हमारा नाम भी फेमस होगा, जैसे मेड इन चाइना फेमस हुआ ऐसे इंडिया का भी नाम फेमस हो जाएगा। हमारे पास रिसोर्स इकट्ठा होंगे और इकोनॉमिक पावर से इंडिया की वर्ल्ड में पावर बढ़ेगी, जैसे यूएस से रूल करता है। अगला, इंडिया में और भी बहुत सारे मिशन हैं। स्किल इंडिया मिशन, जिसके थ्रू हम लोग अपने यूथ को स्किल देना चाहते हैं। किसके लिए? मार्केट के अकॉर्डिंग। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जो मार्केट के अकॉर्डिंग यूथ को स्किल दे। तो हम लोग चाहते हैं कि वो रोबोटिक्स सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखे, ये सारी चीजें ही हैं। और अभी इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट भी करता है। इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट किया जाए। और हम लोग यूएस से, जहां भी हमारे मोदी जी जाते हैं, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा एक स्पीच जरूर देते हैं इंडियन डायस्पोरा को, और इंडियन डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं कि भैया आप लोग इंडियन ओरिजिन के हो तो आप लोग इंडिया में वापस आइए और इंडिया में इन्वेस्ट करिए और इंडिया के फ्यूचर में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिए। और अगर आप लोग इंडिया के फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो तो कहीं ना कहीं इंडिया की जर्नी में
जो भी हमें बेनिफिट होगा उसका कुछ बेनिफिट आपको भी मिलेगा, और साथ में क्योंकि वो आपकी मदरलैंड है, आपके अंदर इमोशनल फीलिंग अलग से होंगी, और इंडिया भी 21st सेंचुरी में वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकता है। वर्ल्ड की सुपर पावर अगर इंडिया बनेगा तो हम लोग पीसफुल होंगे, हम लोग सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे, ये सारी चीजें जो बोली जाती है। ठीक है, ये भी सब किसका पार्ट है? एक तरीके से सोशलिज्म मॉडल और कैपिटलिज्म मॉडल दोनों को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। तो अभी की हमारी इकोनॉमी मिक्स कल्चर पे काम करती है हम लोग, लेकिन अभी पूछा जाए तो किसकी तरफ ज्यादा झुके हुए? कैपिटलिज्म की तरफ। और ये हमारे फॉरेन रिलेशन में भी दिखता है। अभी हम किसके पास ज्यादा है? यूएसए के पास जाते हैं, और हम लोग चाइना जो सोशलिज्म मॉडल प्रमोट करता है, रसिया इनसे भी दूर है, नॉर्थ कोरिया, जापान के साथ पास में, जापान भी कैपिटलिज्म प्रमोट करता है, यूरोपियन कंट्रियों के साथ ज्यादा है, और हमारे अभी के जो पीएम है वो भी प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। उन्हें भी पता है गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा करप्शन होता है, तो वो चाहते हैं जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर लीड करे। और इसका एग्जाम्पल आपको दिखता है एयर इंडिया का डिसइंटीग्रेशन। एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और इसको किसको दे दिया? टाटा को दे दिया। क्योंकि एयर इंडिया में पहले क्या करते थे, बहुत सारे एमपी फ्री में बैठ जाते थे कि भाई हमारे एमपी है तो हमें आप लोग फ्री में बैठाओगे। तो उससे एयर इंडिया काफी ज्यादा लॉस में चली गई। तो सरकार को लगा एयर इंडिया से फायदा कुछ हो नहीं रहा है, बस कुछ एमपी लोग, कुछ विधायक लोग एयर इंडिया से सफर करते हैं, नॉर्मल पब्लिक करती नहीं है, तो इससे बढ़िया एयर इंडिया को बेच दिया जाए और उसको सारी पावर दे दी जाए। ठीक है, पीडीएफ दी गई है उस। ठीक है, तो आप लोग जो हिस्ट्री की